Good evening viewers. Hi, this is Kangna Vishali Talks on Spotify and आज हमारे बीच है ऐसी शख्सियत है जो एक्टर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, बहुत सारा काम किया इन्होंने। इनका नाम है मिस्टर विकी कुमार एंड चलिए आइए स्वागत करते हैं इनका। और वेलकम विकी जी। Thank you Kangna. Thank you Vaishali. Thanks for coming. Thanks for inviting me. हमारे और आप दोनों लिए आप यहाँ पर आए। आप दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं एज यूजुअल और जन्माष्टमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। So much same to you sir. तो सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना हमारे व्यूअर्स को। जी मैंने थिएटर किया है और मैं श्री राम सेंटर मंडी हाउस दिल्ली में जो है वहाँ से मैंने थिएटर किया और मेरी शुरुआत जो है वो एज अ डांसर हुई। आई वॉज द पार्ट ऑफ SPB बैच, सुपर पोटेंशियल बैच इन श्यामक दावर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो वहाँ से धीरे धीरे करके मैंने स्टेज शोज किया, स्टेज शो से फिर मैं थिएटर की तरफ बढ़ा और उसी दौरान फिर मैं बूगी वूगी में था एज अ जूनियर आर्टिस्ट। तो वहाँ भी मैंने काम किया और धीरे धीरे करके फिर मैं इंडस्ट्री में आया। तो ग्रेजुअली जो मिलता गया वो लेते गए और मेहनत करते गए और कारवां बढ़ता गया। Sir, did you take any kind of training sessions also for the acting or for the dance or something? आप जिस training sessions लेते हैं? Initially, I was just joined Shyamak sir, and I took I think 3 years SPB batch special training for jazz session. And after that, I joined Shri Ram Center of Performing Arts, अपना SRC जो है दिल्ली में, वहाँ से मैंने फिर थिएटर किया। तो टेक्निकली मैं बात करूँ तो मैं एक ट्रेन डांसर और एक ट्रेन थिएटर आर्टिस्ट हूँ। तो सीख के और काफी ज्ञान लेके फिर हम इंडस्ट्री में आए थे। तो सर जब आपने इतनी अच्छी कोरियोग्राफी की, डांसिंग की, इतने सारे सेशंस लिए, सडनली आप एक्टिंग में आए तो हाउ कम, मतलब ऐसा कैसे आया कि मुझे एक्टिंग में भी जाना चाहिए? देखिए बचपन से ही मुझे एक्टर बनने का इंटरेस्ट था, लेकिन वो कहते हैं ना कि परमात्मा एक रास्ता आपके लिए चूज करता है। तो वो मेरे लिए डांसिंग बनी और दिल्ली में क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई और जितनी भी मेरी एक्टिविटी है वो मोस्टली दिल्ली की है। और दिल्ली में मैंने एक ग्रुप को ज्वाइन किया था, मेरे ख्याल गिमिक्स इंटरनेशनल ग्रुप का नाम था। और हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जमी और उन्होंने स्टेज प्रोवाइड किया और टैलेंट था। तो डांस करते 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 ये रियलाइजेशन हुआ कि जो बचपन का एक सपना था एज अ एक्टर आने का, सो अब वो समय था कि अब उसमें एक ट्रेनिंग लूं और उस चीज को मैं आगे बढ़ाऊं। फिर कई सारे मैंने एल्बम्स किए, मैंने शंकर सानी साहब के साथ काम किया, अशोक मस्ती जी के मैंने कई सारे एल्बम मैंने कोरियोग्राफ किए, रवि किशन साहब, सुनील शेट्टी साहब, दे आर लाइक लॉट्स ऑफ नेम। तो मैं इनके लिए करता था, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको मैंने कम कर दिया और एज अ एक्टर मैंने परस्यू करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम आपके इंस्पिरेशन की बात करें तो who is the person जिसको आप सोचेंगे he is your inspiration, जिसकी वजह से you are into this field, मतलब आप किसको ये क्रेडिट देंगे? वैशाली इंस्पिरेशन कहिए आप या मेरे गुरु कहिए, मैं जिनसे मैंने सीखा है दी श्यामक सर, उनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। बिकॉज वो सिर्फ एक डांसर ही नहीं है, वो एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन अपने आप में। और वो आपके एक्सप्रेशंस पे, बॉडी लैंग्वेज पे, वो हर चीज पे काम करते हैं। और मैं उन भारतवर्ष के उन चुनिंदा शायद डांसरों में जिनको खुद उनसे सीखने का मौका मिला था। तो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं, वो मेरे गुरु हैं। और मैं आज भी जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मैं बिना उनका नाम लिए मैं स्टेज पे नहीं चढ़ता हूँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आज भी। ये बहुत He must be proud of you also, definitely. अभी एक मुलाकात हमारी हुई थी 1-2 साल पहले एक स्टूडियो में रात को डबिंग के टाइम पे। तो मैं जो हमारे डबिंग आर्टिस्ट उन्होंने बोला कि सर विकी एक जूनियर डांसर है, वो आपसे मिलना चाहता है।
तो आई थिंक रात को 2 या 3 बजे वो आए, उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। उन्होंने बोला कि मुझे तुम आज भी याद हो, एंड बहुत आशीर्वाद दिया और हमने कुछ बातें की। तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रहा इस मामले में। तो विकी जी, दिल्ली से जब आपने मुंबई मूव किया, फिर आपका इंडस्ट्री में कैसा एक्सपीरियंस था? देखिए, इंडस्ट्री तो संघर्ष मांगती है और बिना संघर्ष के तो कुछ भी नहीं। मैं बहरहाल कुछ लोगों को तो जानता था, क्योंकि मैं शुरू से स्टेज परफॉर्मेंस में रहा और थिएटर की मेरी एक लॉबी रही। लेकिन कहते हैं ना, बिना मेहनत तो बिना संघर्ष के इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। और फिर ये तो कलात्मक लाइन है, बहुत हजार लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एक आर्टिस्ट बनते हैं। तो वो प्राइजेस भी हमने चुकाए, ऑडिशंस देना मैंने शुरू किया, रिजेक्शन होना शुरू हुआ, और वो करते 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 लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और मेरा ये था कि मैं चाहे भोजपुरी करूं, चाहे बंगाली करूं, चाहे मराठी करूं, मैं एक आर्टिस्ट हूं और मैं सिनेमा के लिए मैं काम करना चाहता हूं। उसके मोड्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब मेरे लिए वो बैरियर नहीं रहा, क्योंकि मैं एक सिनेमा का छात्र रहा। तो हम लोग ये बहुत अच्छी तरह समझते थे कि वी लव स्क्रिप्ट्स, वी लव ड्रामा, और वो किसी भी भाषा में हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जो चीज थी वो मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। मुंबई में ऐसे कई लोग आते हैं जो कहते हैं मुझे सिर्फ हिंदी में ही करना है या मुझे यही करना है। तो आई थिंक वो एक सच्चा आर्टिस्ट नहीं है जो अपने लिए बैरियर लगा है। मतलब आपका फोकस बिल्कुल क्लियर है, रास्ता चाहे कोई भी हो, मुझे पहुंचना वही है। पहुंचना है और पहुंच के रहेंगे, ऐसे कैसे नहीं होगा, हम नहीं पहुंचेंगे। अगर ईश्वर ने यहाँ तक पहुंचाया है, और जब आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि आज वैशाली और कंगना मेरा इंटरव्यू ले रही है, तो कुछ अच्छा ही हो रहा है आई थिंक। थैंक यू सो मच फॉर द ऑनरिंग सर। एक्चुअली सर, एक और बात बताइए, आपका जो सो फार अभी तक एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में, वो कैसा रहा? कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, कुछ चैलेंजेस भी आपने फेस करे होंगे, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूं तो बहुत ही टफ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस। आसान नहीं था, और वो भी तब जब आप मुंबई अकेले आ रहे हैं और यहाँ आपके साथ कोई नहीं है, बस कुछ लोग जिनको आप जानते हैं। ऐसा कई बार हुआ जब मैं टूट गया और मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे वापस जाके दिल्ली में थिएटर करना चाहिए, या मुझे शायद रेपेटरी ज्वाइन करके मुझे बच्चों को सिखाना चाहिए, या वापस मुझे क्या करूं। लेकिन जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं टूट रहा हूं, मैं अपने आप को संभालता था। और एक कभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, अक्षय कुमार साहब की। जी जी जी। तो क्योंकि मैंने 2012-13 में मैंने गणेश आचार्य सर को मैंने असिस्ट भी किया था, और उसी के डांस टीम में मेरे पास एक दिन कॉल आया और ये है कि गणेश जी आपसे मिलना चाहते हैं। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो रात को मैं बहुत ज्यादा निराश था, बहुत अकेला फील कर रहा था। एंड जब मैं महबूब स्टूडियो में गया तो मैंने अपने सामने अक्षय कुमार साहब को देखा और गणेश जी का ये कहना कि तुम मेरे साथ इसमें असिस्ट करोगे, तो तब मुझे समझ में आया कि इंसान को कभी भी हारना नहीं चाहिए। ईश्वरीय मदद जरूर आती है। मैं आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं कृष्ण जी को याद करूंगा, क्योंकि मैं कृष्ण डिसाइपल हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मित्र कृष्ण जी हमेशा मेरी मदद करते रहे। तो हाँ, संघर्षपूर्ण रहा, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हौसला कभी नहीं हारा, और किसी को हारना भी नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप लगे रहिए, सक्सेस वहीं कहीं। सर, आपने जिस तरह से मतलब आपकी जर्नी दिख रही है, सुन रही हूँ मैं, तो बहुत सारे अवार्ड भी लिए होंगे। तो ऐसा कोई अवार्ड जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो, जो वो वाकई आप कभी भूल ही नहीं सकते हो? अवार्ड्स तो बहुत मिले। मैं कुछ जिंदगी के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां मुझे सम्मानित किया गया। 2 ही 3 हैं जो मैं आपको, जो शायद मैं अपने साथ अपने दिल में संजोए हुए हूँ। एक, जब मुझे मेरी पूरी टीम को, जब मैं ग्रुप डांस किया करता था बाय द नेम ऑफ इन्फर्नोस क्लब ऑफ डांस, तो मुझे गिमिक्स इंटरनेशनल की तरफ से मुझे
स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट दिया गया था, और एक वो मुझे हमेशा याद रखता है, मैं आज भी अपने लैपटॉप पे वो वीडियोस देखता हूँ। एंड नंबर 2, जब मुझे IIT कानपुर में मुझे APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ मिलने का मौका मिला था, अंतराग्नि 2009 IIT कानपुर, वहाँ मुझे उन्होंने अपने हाथों से सम्मानित किया था। एंड नंबर 3, जब मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स ने मुझे सम्मानित किया था, तो ये 3 मैं अपने आप को समझता हूँ कि ये 3 अवार्ड नहीं, ये 3 मेरी जर्नी के 3 स्टॉप रहे। तो मैं हमेशा ग्रेजुअली देखता हूँ कि धीरे धीरे ही सही, बट लोगों ने अप्रिशिएट किया और लोगों ने पहचानना शुरू की, और इस तरीके से है। अभी आपने अपनी जर्नी के बारे में बात करी, आपने अपने 3 बहुत खूबसूरत माइलस्टोन्स बताए। अगर हम इसी तरह बात करें कि अगर आपका एक ऐसा कौन सा रोल है, कौन सा एक आपने एक पार्ट प्ले किया जो आपको कई बार लगता है कि नहीं यार, आई कीप ऑन सीइंग दैट इंस्पायर्स मी, आपको लगता है कि यस दिस इज माय बेस्ट, दिस इज व्हाट आई हैव डन सो फार आज तक, कुछ ऐसा है? अगर एक्टिंग की बात की जाए तो श्री राम सेंटर में मैंने एक प्ले किया था गधे की बारात, और उसमें मैं एक भिखारी का रोल मैंने किया था, जो मुझे लगता है कि जो भी मेरे जो टीचर थी मिसेस गीता तोमर, जिन्होंने प्ले डायरेक्ट किया था, उनका भरोसा बहुत था मेरे ऊपर कि तुम ये बहुत अच्छा कर सकते हो, बिकॉज एक भिखारी उसमें मोनोडॉल बहुत स्ट्रांग था, बहुत एक संदेश देने वाला, और मैं बहुत डरा हुआ था कि एक तो मैं कहाँ से भिखारी दिख रहा हूँ, दूसरा कि वो एक मोनोलॉग बोलना है ऑन स्टेज, वो भी 300 लोग 400 लोग आपको देख रहे हैं। तो आई थिंक जब मैंने वो किया और जब तालियां बजी थी, तो मुझे लगा कि यस दिस इज समथिंग, कि शायद मैंने बहुत अच्छा किया या मैंने नेल इट किया। एंड एक मैं जब हम लोग श्यामा के ट्रुप में थे, तो मैं अहमदाबाद गया था, आई थिंक उसमें एक बाइक आया करती थी यामाहा क्रक्स, तो यामाहा क्रक्स ने उसको स्पॉन्सर किया था, और वहां पे जब मैंने डांस किया था तो आई मेट विद अहमद खान सर, और उन्होंने मुझे ये बोला था कि यू डांस लाइक ए शाहिद कपूर एंड यू हैव दिस दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल। तो वो ये 2 ऐसी चीजें हैं जो शायद मुझे लगता है कि आई हैव डन समथिंग यूनिक। What a nice compliment, sir. You receive such a beautiful compliment. सर, अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे कोई 3 आइडियल्स आपकी लाइफ में जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? 3, 2, 1 कोई भी हो सकता है। देखिए, अगेन मैं आइडल के बाद बोलूं तो मैं 2 ही लोगों को, जैसे मैंने एक पहले बोला दी श्यामक सर, बहुत मैं, क्योंकि मैं हर स्टेज में बोल चुका हूँ, क्योंकि स्कूल से निकले लड़के को जिसको आर्टिस्ट बनने का शायद शौक हो, या जो एनुअल फंक्शन में जो डांस करता है, उसको उस लड़के को शेप अप करके और बूगी वूगी तक भेजना, आई थिंक, और उसके बाद ही मुझे टच में रखना, आई थिंक श्यामक सर अनडाउटेडली। एंड सेकंड, मैं कृष्ण जी को बहुत मानता हूँ और मैं उन्हीं की पद्धति पे चलता हूँ, तो आई थिंक इन 2 लोगों को मैं बहुत ही आइडलाइज करता हूँ लाइफ में, कि अगर मेहनत करना हो तो श्यामक सर जैसा मेहनत करो, और अगर किसी से प्रेम सच्चाई के साथ करना हो तो वो श्री कृष्ण से सीखे। तो ये 2 चीजों को मैं बहुत सुंदर। आप मुझे एक चीज बताइए सर, आपके लिए क्या चीज ज्यादा मैटर करती है? इज दिस एन इनर ब्यूटी और एन आउटर ब्यूटी? आपको क्या लगता है कि इंसान की खूबसूरती व्हाट मैटर्स, वो अंदर से खूबसूरत होना ज्यादा खूबसूरत है या बाहर से तो बहुत दुनिया खूबसूरत है? तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? इंसान की सही मायने में अगर आप मेरे से पूछ रही हैं तो वैशाली, इंसान की जो खूबसूरती है वो उसकी इनर सोल की ही ब्यूटी है। अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो वो कितना भी अच्छा दिख जाए, और मेरा तो ये मानना है कि जो चेहरा है वो आपके चरित्र का आईना है, तो वो तो आप छुपा नहीं सकते, आप कितना भी मेकअप कर लें, या अगर हम लोग कोई रोल करते हैं और अगर हम लोग वो अंदर से फील नहीं करते,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डांस करता हूँ और अगर मैं ऋतिक रोशन के सर के किसी गाने पे डांस कर रहा हूँ या शाहिद सर के किसी गाने पे डांस कर रहा हूँ, उस वक्त अगर मैं शाहिद नहीं हूँ, उस वक्त अगर मैं ऋतिक नहीं हूँ, तो वो मेरे चेहरे पे आ जाएगा और वो जाएगा कि वो चीट कर रहा है अगर मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो जब तक दिल आपका साफ नहीं है, जब तक दिल आपका प्योर नहीं है, सो आप कितनी भी फाउंडेशंस लगा लो, कितने भी मेकअप कर लो, कितने भी व्हाटएवर यू कॉल, वो चीजें दिख जाएंगी एंड वो, तो मेरे लिए तो इनर ब्यूटी इज ऑलवेज ओके। तो सर एक चीज और, जो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा ये बहुत मुश्किल है क्योंकि परिवार को, दोस्तों को समय देना और फिर शूटिंग भी करना, और क्योंकि मोस्टली तो मैं ट्रैवल में रहता हूँ और जब ट्रैवल में नहीं है तो आप सेट पे हैं, जब सेट पे नहीं है तो आप स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही हाँ ये बहुत ज़्यादा टफ है। मैं इसको डिफेंड नहीं करूँगा, इट इज़ रियली वेरी टफ टू मेंटेन बोथ लाइफ्स। बहुत सेक्रीफाइसेस बहुत करनी पड़ती हैं, कहते हैं ना कुछ बनने के लिए तो अगर दिया रोशन करेगा तो दिया को जलना ही पड़ेगा, राइट। तो वो तो है बट मैं ट्राइंग कि मैं जो वीकेंड हो तो मैं अपने दोस्तों से मिलूं, परिवार से मिलूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं फोन पे टच पे रहूं या मैसेजेस करूं और उनसे वो इमोशनल पुरानी बातें करूं, सो दैट कि हम कनेक्ट कर पाए। आपको क्या लगता है आपके काम के बीच में सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा होता है? जब आप अपने प्रोफेशन में होते हैं तो आपको कैसा, मतलब ये सबसे मुश्किल काम है जिसको मुझे मैनेज करना पड़ता है, पर somehow you manage the things but somehow you don't want to do it but you do it because it is your profession and profession asks for anything, कुछ भी हो सकता है। वैशाली सबसे टफ टाइम तब होता है जब आपका कोई सीनियर या आपका कोई दोस्त जब आपके लिए कोई स्क्रिप्ट लेके आता है या कुछ ऐसी बात वो लेके आता है जो आपको शायद पसंद नहीं आई और आप नहीं करना चाहते, लेकिन वो इतना पुराना मित्र है आपका और आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ हमने संघर्ष साथ में किए हुए और अब वो फिल्म डायरेक्टर हैं या वो कुछ बड़े पोस्ट पे हैं और वो जब कुछ काम लेके आते हैं और हमें अंदर से फील होता है कि नहीं शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, तो वो उनको जो मना करना है वो आई थिंक बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि उस वक्त आप एक प्रोफेशनल होते हो लेकिन कहीं ना कहीं वो सामने वाला व्यक्ति ये उम्मीद करके आया है कि ही इज माई फ्रेंड और ही इज माई ब्रदर, ये मेरे को मना नहीं करेगा। So that time was, it's very hard to say no to that work. It's really बहुत hard होता है और इससे कहीं ना कहीं एक रिश्तों में खिंचाव तो आ ही जाता है। तो people start saying कि okay इन्होंने इतना काम कर लिया तो maybe he's showing some attitude or something. But this is not true. Somehow it comes on your way. Somehow it comes on the way actually. But the people who जो हमें अच्छी तरह जानते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो एक्चुअली इन चीजों को ओवरकम करके चलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे एक शॉर्ट फिल्म मुझे करनी थी पॉकेट फिल्म्स के लिए, और पॉकेट फिल्म्स काफी अच्छे शॉर्ट फिल्म्स बनाते, तो इनफैक्ट मैंने खुद से अपने एक दोस्त को बोला कि यार ये रोल मेरे को अच्छा लग रहा है, एंड ही सेड कि यार ये एक हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं एक उसके लिए अपने नॉमिनेशंस के लिए। मैंने कहा यार आई विल डू इट, मुझे अच्छा लग रहा है, तो डोंट वरी अबाउट द मनी एंड ऑल, आई एम रेडी टू डू दिस। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर रोल में दम हो चीजें तो हमें भी खुशी मिलती है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो हमारा पुराना मित्र और कुछ ऐसा चीज वो लेके आ गया जिसको हम नहीं करना चाहते, सो दैट टाइम आई थिंक बहुत खराब लगता है। सर आपकी कोई ऐसी यादें जो आप ताज़ा करना चाहते हो? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैंने शायद अभी तक किसी शेयर नहीं किया। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, गिमिक्स इंटरनेशनल, तो एक बार बहुत जरूरी मीटिंग के लिए उन्होंने मुझे रात को
आई थिंक 9 और 9:30 समथिंग उन्होंने मुझे बुलाया। और तब क्योंकि मैं स्ट्रगलिंग डेज में था और परफॉर्मेंस करता था, मेरे पास 2 व्हीलर बाइक हुआ करती थी, और उन्होंने बोला इट्स वेरी अर्जेंट और आपको आना है बिकॉज यहाँ पे कुछ क्लाइंट है या कुछ लोग आ गए हैं। एंड यू गाइस यू वोंट बिलीव इट, मैं 16-17 किलोमीटर की जो अपना डिस्टेंस था वो मैंने 14-15 मिनट में मैंने वो कवर अप किया था। मैं 100 के पार था और उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना ही है। अगर किसी ने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया तो वो टूटना नहीं चाहिए। और जब मैं वहां पहुंच गया तब मैंने सोचा कि हाँ, मैं जिंदा कैसे बचेगा तो जल्दी कैसे पहुंचा। और वहां जाके मैंने ऐसा शो किया कि बस मैं नीचे ही था, आपने फोन किया और मैं ऊपर आ गया हूँ। सर, हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कहते हैं काफी स्ट्रेसफुल है, काफी प्रेशर भी रहता है। ऑब्वियसली अगर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ हैं तो डेफिनेटली प्रेशर भी आपके ऊपर डेफिनेटली बहुत ज्यादा रहता होगा। तो आप इस प्रेशर को कैसे ओवरकम करते हो, किस तरह आप इसको वर्कआउट करते हो कि आपका ये जो प्रेशर है वो आपके काम पे नहीं आना चाहिए, और आप उसको मैनेज कैसे करते हो? हाँ, प्रेशर है। प्रेशर इसलिए भी है वैशाली की अगर आप एक गवर्नमेंट एग्जाम का, फॉर एग्जाम्पल समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो उसको एक बार एग्जाम देना होगा यूपीएससी का और उसने क्लियर कर लिया और वो एक आईएएस आईपीएस और एक देश का एक अव्वल ब्यूरोक्रेट बन जाएगा। हमारे लाइन में आपको हर फिल्म, हर स्टेज शो, हर परफॉर्मेंस पे आपको लोग जज करेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सॉरी मैं बीमार हो गया हूँ, सॉरी आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट इनटू इट, और ये चीज खराब हो गई। मेरे पिछली फिल्म आप देख लो, उसमें मैंने कितना अच्छा काम किया। आपको हर मोड पे आपको जज किया जाएगा, हर फिल्म पे, हर परफॉर्मेंसेस पे। तो इसके लिए जो बाकी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, मैं किशोर साहब के गाने लगाता हूँ, अपने रूम को बंद करता हूँ, एयर कंडीशन फुल पे करता हूँ, और मैं जितनी कोशिश कर सकूं कि मैं इस दुनिया से कट जाऊं, मैं कट जाता हूं। और 1-2 घंटे मैं, मेरा किशोर, मेरा कमरा और एयर कंडीशन, एंड दैट्स इट। उसके बाद वो कमरा खुलता है और मैं आर्टिस्ट हूँ, व्हाटएवर मैं एक्टर हूँ, क्या हूँ, उसके बाद हूँ जो। This is the good idea actually. कभी-कभी खुद से भी बात करना जरूरी है। एक्चुअली हम अपने आप से बात करना भूल गए हैं। हम इतने ज्यादा कमर्शियलाइज हो गए हैं कि हम लोगों के पास सबके लिए वक्त है, सिर्फ अपने लिए वक्त नहीं। दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमाइंड आवर ब्रेन्स अगेन। हम लोग को दोबारा से ये बातें याद रखनी पड़ेंगी और करनी चाहिए। आज शायद आपके इस मैसेज के थ्रू हमारा जो यूथ है, सबसे मुझे लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारे यूथ को दोबारा से ये बात शायद आपके जरिए सुनाई देगी। तो डेफिनेटली वो दे विल कम बैक टू द फैक्ट कि वो दोबारा से अपने लिए दोबारा वक्त निकालना शुरू करेंगे। श्योर, अपने आप को कभी ग्रांटेड मत लीजिए। आप ईश्वर के बनाए हुए बेस्ट चीज हो, आप उसको जाने मत दो। आप किसी और के लिए आप अपने आप को बदलो, ये मेरा प्रोफेशनली आपको कुछ भी ऐसा, मतलब इस इंडस्ट्री के लिए या आपको अपने वर्क में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे चेंजेस आपको करने चाहिए या आपको करना है, तो मतलब कुछ ऐसा कोई चेंज जो आपको लगता है कि करना चाहिए पर अभी नहीं हो पा रहा? मुझे चेंज करना चाहिए आप अपने आप में, ऐसा कुछ करें नहीं, आपके प्रोफेशनल वर्क में, मतलब जहाँ पे आप चाहते हैं कि जिनके साथ आप काम करते हैं कि यहाँ पे ये चेंजेस होने चाहिए पर आपकी कई बार नहीं चल पाती है, बट ऐसा लगता है आपको कि नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कई बार हुआ है? एक चीज मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग अगर मेकर्स सुनेंगे, मैं उनको जरूर बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग जो ट्रेंड होते हैं, either they are dancers, dance choreographers, actors, singers, जो ट्रेंड है, जो सर्टिफाइड ट्रेंड है, उनकी जगह पहले उनको मिलनी चाहिए। सिर्फ इस पे जज नहीं करना चाहिए कि someone is looking better than you, या किसी की हाइट 6 फुट है, ठीक है, ये किसने निकाला कि मॉडलिंग करने के लिए 6 फुट हाइट ही चाहिए। Although I am मैं 5 फुट 11.5 इंच, मेरा 183 प्लस है, बट ये किसने निकाला कि 6 फीट ही होना चाहिए?
हाँ, ये किसने निकाला कि आपके अगर फेयर एंड हैंडसम लगाएंगे तो ही आप हीरो बन पाएंगे? उसको एक्टिंग आनी चाहिए, उसको चलना आना चाहिए और उसको गाना आना चाहिए। वो कैसा दिखता है, वो कैसी दिखती है, इसके आई थिंक मायने आज भी हमारे इंडस्ट्री में लोग नहीं समझ पाते। लोग कहीं ना कहीं इस पे जज जरूर करते हैं एंड आई थिंक ये नहीं करना चाहिए। दिस इज वेरी रॉन्ग। तो मेरा एक अपील कह लें या मेरी गुजारिश कह लें कि जितने भी ऐसे लोग आए, बिकॉज कई बार आई एम सॉरी टू से बट कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट जो कैंडिडेट आते हैं, उसका एक चैनल में बैठा हुआ 25 साल का लड़का ऑडिशन ले रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? जिसने 3 साल की ड्रामा स्कूल से पढ़ाई की हो, उसका ऑडिशन एक 25 साल का लड़का कैसे ले सकता है? और आप उस बेस पे कैसे उसको जज कर सकते हैं? इट इज पॉसिबल। आई थिंक दिस इज नॉट डन। सर, अगर मैं आपके बेस्ट एक्सपीरियंसेस की बात करूं, और एक मतलब होता है आपको काम करते हुए कोई एक ऐसे इंसान जिसके साथ आपको लगा कि ये जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत लम्हा है आपकी पिछले इतने टाइम के एक्सपीरियंसेस के बीच में, उसको आप रिकॉल भी करते होंगे, वो कौन सा एक्सपीरियंस, अगर हम बात करें तो आप कौन सा एक्सपीरियंस हमसे, हमारे व्यूअर्स से आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं दिल्ली में एक जगह है जीटीबी नगर, और मैं अपनी ड्राइविंग में अपनी गाड़ी चला रहा था और मेरे एक फ्रेंड का फोन आता है कि रवि किशन वांट्स टू टॉक विद यू। और मैं एकदम से डर गया। मैं रवि किशन मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं? और मेरी बात होती है और वो मुझे अपने होटल बुलाते हैं और मैं फर्स्ट टाइम उनको देख रहा था और मैं मेस्मराइजिंग था बिकॉज उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। और उन्होंने मुझे ये बोला कि कल मेरी शूटिंग है सुर संग्राम की और तुम मुझे कोरियोग्राफ करोगे एंड आई वांट कि तुम मेरी पूरी एक्ट तुम कोरियोग्राफ। वो मेरे जीवन का ऐसा था कि मैं कहीं और जा रहा था और मैं कहीं और पहुंच गया और नेक्स्ट डे से मैं एक सिर्फ 24 घंटे बाद मैं एक शो का पार्ट बन गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। एंड एक दिन ऐसे ही हुआ था कि मैं गणेश आचार्य जी से मिलने के लिए गया था। दैट फिल्म इज लूट, जिसमें गोविंदा थे, सुनील शेट्टी साहब थे, और मैं उस सेट पे पहुंचता हूँ, उनका पैर छूता हूँ, कहते हैं तू पैर पर मत छू, कम एंड ज्वाइन मी, एंड हम ये गाना शूट कर रहे हैं। और मैं उनसे मिलने गया हुआ था, मैं अपने शॉर्ट्स में था और उसी शॉर्ट्स में मैंने वो गाना कोरियोग्राफ किया था उनके साथ। तो ये दो ऐसी चीजें हैं। तो मुझे लगा था कि जब ये हो सकता है तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। You have to be prepared always. कब कहाँ कहीं से कॉल आ सकते हैं, That's how things. सर, आपके फैंस को, हमारे व्यूअर्स को आपका कोई मैसेज कुछ आप देना चाहेंगे? आज स्पेशल डे है, जन्माष्टमी स्पेशल चल रहा है ये। पहले तो गाइस, हम सब की तरफ से कंगना और वैशाली को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच कि आपके माध्यम से हम सबको मैं अपनी बातें बोल पा रहा हूँ, लोग मुझे सुन रहे हैं। तो मैं उन सबको एक बात ये कहना चाहूँगा कि आज जन्माष्टमी है। अपने दोस्त कृष्ण से भगवान नहीं है, वो एक कर्म में बंधे हुए इंसान है और वो सच्चाई का महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं हमें गीता में, तो उसका पालन करें। एंड सेकेंड चीज, जितने भी लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो पहले अपने आप को ट्रेन करें, माता पिता का आशीर्वाद लें, भगवान पे भरोसा रखें, सक्सेस वही है। सर, आपका कोई सोशल मीडिया पेजेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ जो कि आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हो? मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मास्टर वीके 7 के नाम से, तो वहाँ पे लोग मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मैं खुद मैनेज करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। बाकी सोशल मीडिया में कुछ मेरे मित्र हैं, कुछ लोग हैं, वो लोग मैनेज करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू सो मच कंगना, थैंक यू सो मच वैशाली, थैंक यू सो मच सर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ बहुत 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 धन्यवाद आपका। तो
थैंक यू सो मच। ये है हमारे बीच में विकी सर, एंड आप इनका पॉडकास्ट जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको इनसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।